हेलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं 9th क्लास का आपका जो पॉलिटिकल 9th क्लास की हिस्ट्री का जो आपका 3rd चैप्टर है उसके विषय में, जिसके हम कुछ पार्ट बना चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हमने देखा है कि किस प्रकार से जो पुनर्निर्माण हुआ है जर्मनी का, कैसे जर्मनी जो का धीरे धीरे ताकतवर हुआ है उसके विषय में। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि अमेरिका है वो दूसरे विश्व युद्ध में भी शामिल हो जाता है, नहीं होना चाहता था तो जिसकी वजह से शामिल हो जाता है, और उसने जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, जहाँ बात करें हिरोशिमा शहर और नागासाकी जो क्या है शहर है, उस पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो क्या है परमाणु बम जो गिराए, जिसकी वजह से जापान ने आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसके बाद नाज़ियों का जो विश्व दृष्टिकोण था उसके विषय में हम बात करते हैं कि क्या रहा है नाज़ियों का राष्ट्रीय जो रहे हैं, क्यों नाज़ियों ने जो अपराध किए वे खास तरह से मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह से व्यवहार से संबंधित थे, जो उन्होंने, क्योंकि उनकी मान्यताएं रही हैं जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची रही है और इस विश्व दृष्टिकोण के सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर या कमतर थे। जब हम नाज़ियों की बात करते हैं नज़रिए से, ब्लॉन्ड नीली आँखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य जो आर्य हैं उनके विषय में बातें कही गई हैं, जो यूरोपीय देशों में रहते थे उससे। और ब्लॉन्ड की बात की गई है नीली आँख और सुनहरे बालों वालों के विषय में बात आती है। तो यहाँ आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी कि आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था, क्योंकि नाज़ी अपने आप को नॉर्डिक आर्य जो कहा है इससे समझते थे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। और इसी हिसाब से जर्मन आर्यों को यहूदियों के बीच में रखा गया। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जो विचारक रहे हैं, जो उसकी विचारधारा के अनुरूप ही हिटलर की विचारधारा, उनकी विचारधारा को फॉलो किया हिटलर ने। डार्विन प्रकृति वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास और प्रकृति चयन के अवधारणा के जरिए पौधे और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। और बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत दिया, सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट के विषय में, जो योग्य है मतलब है वही जिंदा रह सकता है। तो इस विचार का मतलब था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरण परिस्थितियों के अनुसार खुद को डाल सकती थी वही पृथ्वी पर जिंदा रह सकते हैं, और ये सच्चाई भी है, वही इंसान जो जीवित रह सकता है। यहाँ हमें और बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप को वकालत कभी नहीं की थी। उसने सिर्फ प्रकृति के विषय में बात की थी, उसमें रहने वाले जो जानवर हैं उनके विषय में बात की है। यहाँ उसने इंसानों के विषय में कभी बात नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारों और योग्यताओं को पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का या हिटलर ने सहारा लिया। और नाज़ियों को दलील बहुत सरल थी कि वे नस्ल ताकतवर है जिंदा रहेंगी, जो कमज़ोर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आर्य सर्वश्रेष्ठ हैं, शुद्धता बनाए रखते हैं, ताकत हासिल करनी चाहिए और दुनिया पर भरोसा कायम करना चाहिए। ये हिटलर की सोच रही है। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू जो यहाँ जीवन परिधि की जो नैतिक अवधारणा से संबंधित है, उनका मानता है कि लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना होगा। मात्र देश के क्षेत्रफल को बढ़ता और इलाकों की ज़रूरत बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध उन्होंने बनाने होंगे। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के संसाधन और बेहिसाब शक्ति है वो इकट्ठा हो सकती है अगर नाज़ी ऐसा करते हैं। तो पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बनी। पोलैंड पर उन्होंने आक्रमण किया था। नाज़ीवादी राज्य की स्थापना की बात करते हैं। सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदायों की स्थापना के बारे में लागू किया और उससे पहले ही वितरित वर्णन जर्मन साम्राज्य मौजूद इन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। मतलब जो शुद्ध नहीं रही हैं या उन जातियों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया, ख़त्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वे अवांछित मानते थे, जो सही नहीं मानते थे। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। सिर्फ उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित हैं, केवल वही लोग जिन्होंने तरक्की और वंश विस्तार को
के योग्य माना जा सकता था कि वंश विस्तार पर ही वो आधारित है, बाकी सब अवांछित है। इसका मतलब है कि ऐसे जर्मन को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाज़ी अशुद्ध व असामान्य मानते हैं। वो उन अपने जर्मन लोगों को ही मार रहे हैं। यहाँ पे यूथनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। मतलब मानसिक और शारीरिक अपंग, जो हैंडीकैप्ड हैं और जो पागल हैं मानसिक तौर पे, उन लोगों को भी जर्मन ने मार डाला, चाहे वो जर्मनी क्यों ना हो। केवल यहूदी नहीं जिन्हें अवांछनीय श्रेणी में रखा जाता था, उनके अलावा और नस्लें भी थी जिन्हें नियमित रूप से अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों को पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों में मनुष्यों में कमतर माना जाता था, तो रूस के लोगों को और पोलैंड के लोगों को भी वहाँ मार दिया गया। जब जर्मनी ने पोलैंड रूस के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को व्यापक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया। तो खुद जर्मनी के लोगों को ही उन्होंने इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत से सारे बेहिसाब काम बोझ में भूख से ही मर गए वहाँ पे। नाज़ी जर्मनी बहुत सबसे बुरा हाल यहूदियों का था। यहूदियों के प्रति दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म की मौजूद परंपरागत गणना भी थी, क्योंकि ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह ने ही यहूदियों को मारा था। ये बात कहते हैं ईसाइयों की नज़र में यहूदी आतंक हत्यारे और सूदखोर हैं। सूदखोर आपको पता है, जो ब्याज वसूलते हैं। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। जो यहूदियों की बात की गई है वे बाकी समाज में अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें गेटो यानी कि दड़बा कहा जाता है। यहाँ अगर हम बात करें किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखने की बात है, दड़बा या फिर गेटो। नरसंहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। इसके खिलाफ जब संगठित हिंसा की जाती थी तो उनके बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, जो आप कह रहे हैं ये। लेकिन ईसाइयों ने अपने बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था कि वह धर्म परिवर्तन का रास्ता था, कि वो धर्म परिवर्तन कर लें। धर्म परिवर्तन आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानबूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की गणना तो नस्ल से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सका, क्योंकि हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल है, यहूदियों को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। सिर्फ यही हिटलर की सोच रही है। और 1913 से लेकर 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दर दर कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया, शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़ जाने लगे। 1939-45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने, पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की नीति अपनाई गई, जहां जहरीली गैस का रिसाव कर दिया गया उन चैम्बरों के अंदर, और वहां जिसकी वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। यूटोपिया के विषय में बात करेंगे, जो कल्पनादर्श है, मतलब एक ऐसी सोच है जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है। 10th क्लास में यूटोपिया कल्पनादर्श एक ऐसा शब्द आएगा हिस्ट्री के अंदर ही कि यूटोपिया क्या है, कल्पनादर्श ऐसा क्या है। क्योंकि फ्रेडरिक सरियू की एक सोच रही है ऐसी ही कि जो फ्रांस के विषय में उसने सोचा था या जर्मनी के विषय में उसने सोचा था, सिर्फ उसने सोचा था, लेकिन वैसा ही हो जाता है। जर्मन नए स्वतंत्र राष्ट्र बन जाते हैं। तो ऐसी सोच है यूटोपिया कल्पनादर्श। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक धन्यवाद।